वेलकम टू आर्यन। आओ बच्चों, जल्दी से अपन इस पाठ विशेष फलनों के अवकलन का रिवीजन करते हैं। और इस रिवीजन में सबसे पहले आता है अस्पष्ट फलनों का अवकलन। अस्पष्ट फलनों का अवकलन का मतलब कि अगर कहीं मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है कि sin x प्लस 3x प्लस 5, तो अपन इसको कह देंगे कि साहब ये फंक्शन ऑफ x है, यानी कि ये x का फलन। ठीक है, इसको अपन भाई ऐसे करके लिख देते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है कि sin t और 3t प्लस 5, तो इसको आप ऐसे लिख देंगे, सीधी सी बात है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मान लीजिए कहीं लिखा जाए x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस 2xy और प्लस 5y प्लस 6x बराबर 0। अब अपन इसको कहें कि साहब ये फंक्शन ऑफ x है, तो गलत बात है। अगर अपन कहें कि फंक्शन ऑफ y है तो भी गलत बात है। तो इस प्रकार के फलन को अपन कहते हैं अस्पष्ट फलन, जहां पर x और y दोनों आ रहे हो और एक समीकरण बन रही हो। तो ऐसी स्थिति में अपन उस फलन को क्या कह देंगे कि ये फलन अस्पष्ट फलन है। ठीक है बेटा। अब अस्पष्ट फलनों का अवकलन कैसे करेंगे? तो अस्पष्ट फलनों का अवकलन करने के लिए अपन x के सापेक्ष पूरे फलन का अवकलन करते हैं। अब अपने को एक dy बटे dx मिलता है। dy बटे dx को एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको एक तरफ ले जाते हैं और कह देते हैं कि साहब ये आ गया अस्पष्ट फलन का अवकलन। एक उदाहरण से समझते हैं अपन कि जैसे ये देखिए, यहाँ पर दे रखा है x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर 3axy। अपने को निकालना है dy बटे dx। तो अपन क्या काम करेंगे कि सबसे पहले बताएंगे कि भैया दिया है। अब क्या दिया है कि x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर 3ax गुणा y। यहाँ पर लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा बेटा? x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ आ गया 3x की घात 2 प्लस 3y की घात 2। फिर y का अवकलन दोबारा से करेंगे dy बटे dx। यहाँ पर 3a कांस्टेंट है, इसको छोड़ा, x को छोड़ा, y का अवकलन आ गया dy बटे dx प्लस y को छोड़ा, x का अवकलन आ गया 1। अब मेरे को dy बटे dx निकालना है, तो सबसे पहले तो देखो आप 3 गायब कर दिया, फिर अपने पास में बचा dy बटे dx। तो यहाँ बचा y की घात 2 और इधर से आया माइनस ax। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब इधर क्या क्या बच रहा है? इधर बच रहा है ay और इधर से जाएगा माइनस x की घात 2। ये आ गया अपने पास में dy बटे dx बराबर ay माइनस x की घात 2 और y की घात 2 माइनस ax। ये आ गया अपने पास में अस्पष्ट फलन का अवकलन, जिसका मान निकालना था किसका? dy बटे dx का। ये रहा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे अपने को दिखाई देगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आपको याद है 6 थे। कौन कौन से? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर अपने को याद रखना है कि अगर मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स का अपने को अवकलन करना है तो यह आएगा 1 बटे अंडर रूट और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर बात करिए अपन ने कॉस इनवर्स एक्स की, यह आएगा अपने पास माइनस 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर बात करिए अपन ने टेन इनवर्स एक्स की, तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन आएगा 1 बटे 1 प्लस एक्स की घात 2। फिर बात करिए अपन ने कॉट इनवर्स एक्स की, तो कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन आएगा माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स की घात 2। फिर बात करते हैं अपन किसकी? सेक इनवर्स एक्स की,
तो सेक इनवर्स एक्स का 1/x अंडर रूट के अंदर x की घात 2 माइनस 1। और कोसेक इनवर्स एक्स की बात करी तो कोसेक इनवर्स एक्स यह आ जाएगा -1/x अंडर रूट x की घात 2 माइनस 1। ये सूत्र हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन के। ठीक है बेटा, ये याद रखने पड़ेंगे अपने को। आगे चलते हैं अपन, अब कुछ उदाहरण देके देखते हैं। जैसे ये है साइन इनवर्स 3x, इसका अवकलन करना है। तो यहाँ पर देखिए अपने पास में कि y बराबर ये दे रखा है साइन इनवर्स 3x। ठीक है, अब x के सापेक्ष अवकलन करा तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, ये आ गया dy/dx और यहाँ पर है 1 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 3x की घात 2 और 3x का भी अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ गया 3x। अब देखिए आपके dy/dx यह आया अपने पास में 1 अंडर रूट के अंदर आ गया 1 माइनस 9x की घात 2 और 3x का अवकलन क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ आ गया अपने पास में 3। ये हो गया साहब। ये देखे आप दूसरा भी देख लो, ये है अपने पास में कॉट इनवर्स अंडर रूट x। क्या है बेटा, कॉट इनवर्स अंडर रूट x। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए इसका अपने को ऐसे अवकलन करना है साहब, कॉट इनवर्स अंडर रूट x। तो सबसे पहले 1/1 प्लस अंडर रूट x की घात 2, फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जलूल करते हैं। ये देखो आप, तो यहाँ पर आ गया 1/1 प्लस x और इसका क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट x। तो ये आ गया अपने पास में 1/2 अंडर रूट x और 1 प्लस x। ये हो गया। ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन इस प्रकार से करेंगे। आगे चलते हैं। अवकलन के लिए उपयोगी त्रिकोणमितीय रूपांतरण, इसका मतलब यह है कि अवकलन के अंदर जो उपयोगी त्रिकोणमितीय सूत्र हैं वो काम में आएंगे, वो देखते हैं अपन। जैसे sin 2x के दो फॉर्मूले होते हैं। क्या, sin 2x बराबर होता है 2 sin x cos x, एक होता है 2 tan x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x। cos 2x के कितने 4 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तीसरा होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, चौथा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x। tan 2x का एक ही फॉर्मूला होता है 2 tan x बटे 1 माइनस x की घात 2। ठीक है बेटा। साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। tan 3x का फॉर्मूला क्या होता है 3 tan x माइनस tan x क्यूब बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है बेटा। अब आगे बात करिए अपन ने, आगे अपने को दिखाई दिया कि ये कुछ सूत्र हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो अपने को याद होने चाहिए। ये वाली बात अपने को याद है कि सीधी टक्कर होती है तो कट जाते हैं और क्या बचता है x बचता है। tan x प्लस वाई और tan x माइनस वाई। tan x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है tan x प्लस tan y बटे में 1 माइनस tan x इंटू tan y। ऐसे ही tan x माइनस वाई का होगा tan x माइनस tan y और बटे में 1 प्लस tan x tan y। साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये सूत्र अपन ने पढ़े रखे हैं। क्या है साहब, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के। टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स के। कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के। अब ये काम में आता है बहुत ज्यादा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये बराबर होता है किसके, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई के। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर होगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई और बटे में 1 प्लस एक्स गुणा वाई। यहाँ पर एक्स वाई का मान 1 से छोटा होना चाहिए, यहाँ एक्स वाई का मान माइनस 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बटे में 0 नहीं बनना चाहिए। ठीक है बेटा। अब ये देखिए आप 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स में ये फॉर्मूला ऐसे भी आ सकता है कि tan इनवर्स 2x
और बटे में 1 माइनस एक्स की घात 2। साइन इनवर्स के रूप में है तो साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स की घात 2। कॉस इनवर्स के रूप में है तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स की घात 2 बटे में 1 प्लस एक्स की घात 2। ऐसे ही 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये सब सूत्र हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक है। अब साहब आगे बढ़ते हैं। एक ये भी है, देखो आप 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा अपने पास में, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की घात 3। 3 कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा, कॉस इनवर्स 4x की घात 3 माइनस 3x। 3 टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स की घात 3 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर ये है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बटा 2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बटा 2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बटा 2। ये सूत्र भी हैं तो आगे चल के सवाल भी बन जाते हैं। मान लीजिए इनमें से कोई सवाल आ गया अपने पास में कि सिद्ध कीजिए कि ये लिखते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं कि भैया इसको सिद्ध करना है। मान लीजिए अपने को ये पहला है सिद्ध कीजिए, तो अपने को क्या काम करना पड़ेगा सिद्ध कीजिए के लिए, देखें साहब कि सबसे पहले तो आप यहाँ पर इस छोटे वाले को मान लो। यहाँ पर क्या काम करा मैंने, माना क्या माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है, थीटा। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ये आ गया साहब। अब यहाँ पर अंग्रेजी में लिख देते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि। अब चाहे जानो चाहे मत जानो लेकिन लिख दो। क्या जानते हो साहब, अभी देखा अपन ने कि साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा और माइनस 4 साइन की घात 3 थीटा। सीधी सी बात। अब अपन ने यहाँ पर साइन थीटा का मान रख दिया, जो देखो आप क्या था साइन थीटा का मान, और एक्स था तो ये लिख दिया 3x माइनस 4x की घात 3। तो 3 थीटा बराबर आ गया साइन इनवर्स और 3x माइनस 4x की घात 3। ये हो गया। अब 3 और थीटा की जगह मान लग दिया अपन ने 3 साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस 4x की घात 3। ये हो गया साहब इति सिद्धम सूत्र। अब बात आती है कि यहाँ पर बालक पहला क्वेश्चन ये करेगा कि सर आपने ये कैसे माना, ठीक है। अगर ये माना तो आपको ये कैसे पता, मेरे को तो बहुत कुछ पता है। तो बेटा मैंने इसको माना थीटा, ठीक है। अब इसको थीटा माना तो इसको जब इधर लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा। तो अब साइन 3 थीटा का सूत्र लगा दिया। ऐसे ही जब इसको करोगे तो यहाँ पर इसको मानोगे थीटा, इसको इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 3 थीटा। ऐसे ही जो इससे पहले वाले हैं जैसे ये है, अगर मान लीजिए आपको इस सूत्र को सिद्ध करना है तो आप टेन इनवर्स एक्स को क्या मानो, थीटा। तो जब इसको थीटा मान लिया आपने और आप इसको इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, टेन 2 थीटा। अब टेन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओगे तो ये आ जाएगा। सीधी सी बात है। तो यहाँ पर ये सूत्र भी हैं तो सवाल भी हैं। अपने पास में सिद्ध कीजिए आता है तो इस प्रकार से इसको सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन होता है। महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन का मतलब यह है कि अगर आपको ऐसा व्यंजक दिखाई दे 1 प्लस एक्स की घात 2, तो यहाँ पर x के जगह पर आप क्या मानो, या तो टेन थीटा मानो या कॉट थीटा मानो। अब ऐसा क्यों मानो साहब, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर आप टेन थीटा लिखोगे तो 1 प्लस टेन की घात 2 थीटा, ये हो जाएगा सेक की घात 2 थीटा। यहाँ पर स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा। अगर मान लीजिए अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की घात 2 है तो आप x की जगह पर साइन थीटा मान लो या फिर कॉस थीटा मान लो। ऐसे ही अगर अंडर रूट के अंदर x की घात 2 माइनस 1 है तो आप क्या काम करो, x की जगह पर सेक थीटा मान लो या फिर कोसेक थीटा मान लो। सीधी सी बात। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे में अंडर रूट 1 प्लस एक्स और माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर x की जगह पर क्या मानोगे आप, यहाँ मानना पड़ेगा अपने को x की जगह पर cos 2 थीटा। अगर मान लीजिए अपने पास में ये आ रहा है a प्लस एक्स और बटे में a माइनस एक्स,
तो यहाँ पर x की जगह पर क्या मानोगे आप, a cos 2 थीटा, सीधी सी बात। तो अपने पास में यहाँ पर ये संभावित प्रतिस्थापन है, जरूरी नहीं है कि इससे सवाल हो जाए, लेकिन कोशिश की जाती है कि अगर ऐसी स्थिति दिखाई दे तो आप ये मान लो, है ना, और मान के सवाल को सरल करो। अब देखो आप, त्रिकोणमितीय रूपांतरण द्वारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन करना। इसका मतलब यह है कि जब अपने को अवकलन करना है और अपने पास में कोई भयानक सा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दे रखा है, तो जो अभी अपन ने प्रतिस्थापन करके देखा उससे अपन कैसे सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले तो यह है कि आप प्रतिस्थापन करके जो भी संभावित प्रतिस्थापन है उसको करके उसको छोटा बनाइए, जितना छोटा आप बना सकते हैं। उसके बाद में जब लास्ट अंतिम फल आ जाता है कि भाई इससे आगे ये सरल नहीं हो सकता, तब उसका अवकलन कर दीजिए। ये बात मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे ये है साहब, यहाँ लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/अंडर रूट के अंदर 1 + x की घात 2। अगर मैं इसमें सीधे सीधे अवकलन करूंगा साइन इनवर्स x का तो दिक्कत आएगी साहब। तो मैंने क्या काम करा कि यहाँ पर इसको मान लिया, चलो y बराबर साइन इनवर्स, और ये है 1/अंडर रूट के अंदर 1 + x की घात 2। अब मैंने आपको संभावित प्रतिस्थापन में बताया कि जब ऐसी स्थिति दिखाई देती है तो आप x की जगह पर क्या मानोगे, x की जगह अपने को मानना पड़ेगा tan थीटा। तो यहाँ पर अपन ने क्या काम करा, x बराबर मान लिया tan थीटा। अब थीटा की जगह क्या हो गया साहब, थीटा बराबर आ गया tan इनवर्स x, ये हो गया। यहाँ पर आया अपन y बराबर साइन इनवर्स, और ये आ गया अपने पास में 1/अंडर रूट के अंदर 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब y बराबर यहाँ पर आ गया साइन इनवर्स, ये आ गया 1/sec थीटा, ठीक है, क्योंकि ये हो गया sec स्क्वायर थीटा, अंडर रूट है तो स्क्वायर हट गया। अब बेटा 1/sec थीटा जो होता है वो क्या है अपने पास में, देखो तो जरा, ये है साइन इनवर्स, और ये हो गया अपने पास में कॉस थीटा। अगर ये टक्कर सीधी होती तो ये कट जाते, लेकिन ये साइन इनवर्स है और ये कॉस है। तो ऐसा करूं, इस कॉस को मैं साइन में चेंज कर देता हूं। कैसे करूंगा भैया, तो यहाँ पर देखा अपन ने कि साइन इनवर्स, और इसकी जगह लिखा साइन और π/2 माइनस थीटा। अब टक्कर सीधी हो रही है, ये कट गए, और क्या बचा अपने पास में, y π/2 माइनस थीटा। और थीटा का मान तो आपको याद है बेटा, क्या था थीटा का मान, tan इनवर्स x, यहां से लिख दिया था। अब क्या काम करा मैंने, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ गया dy/dx, π/2 का अवकलन हो गया 0, और इसका हो गया 1/1 + x की घात 2। तो ये आ गया अपने पास में -1/1 + x की घात 2। ठीक है बेटा, एक उदाहरण से अगर बात समझ में नहीं आई तो एक और देखो साहब। यहाँ पर क्या है, sec इनवर्स x की घात 2 + 1 और x की घात 2 - 1। ठीक है, अब यहाँ क्या माने साहब, तो इसके लिए क्या है अपने पास में, देखो आप, y बराबर ये है sec इनवर्स x की घात 2 + 1, x की घात 2 - 1। अब ये कुछ लग रहा है कि भैया ये सूत्र है ना, तो मैंने क्या काम करा, तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाया। तो यहाँ लिखा मैंने cos इनवर्स। अब cos sec का उल्टा होता है, तो ये आ गया अपने पास में x की घात 2 - 1 और x की घात 2 + 1। अभी भी साहब कुछ बच रहा है ना, तो मैंने क्या काम करा, यहाँ पर कॉमन ले लिया माइनस, तो ये आ गया अपने पास में माइनस कॉमन लेने पर 1 - x की घात 2 1 + x की घात 2। अब अपने को याद है, अभी पढ़ा था ना अपन ने कि cos अगर इनवर्स में -x लिख रहा है तो ये होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, ये सूत्र है। तो यहाँ पर ये लगाया तो ये आ गया y बराबर पाई माइनस और cos इनवर्स, और ये आ गया 1 - x की घात 2 1 + x की घात 2। अगर आपको डायरेक्ट याद हो तो ये
टू टेन इनवर्स एक्स का सूत्र है, लेकिन अपने को तो याद नहीं है भैया, अपन ने तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं याद किया। तो अपन क्या काम करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं, माना x बराबर टेन थीटा, तो बेटा थीटा बराबर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स x, ये आ गया। अब यहाँ पर मैंने मान रखा, तो ये आ गया पाई माइनस कॉस इनवर्स, और 1 माइनस टेन की घात 2 और 1 प्लस टेन की घात 2 थीटा। ये आ गया अपने पास में y बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। अरे टक्कर सीधी हो रही है तो ये कट गए और क्या बचा, पाई माइनस 2 थीटा। अब y बराबर पाई और माइनस 2 थीटा की जगह आ गया टेन इनवर्स x। अब x के सापेक्ष अपन ने क्या काम करा, अवकलन कर लिया इसका। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आ गया dy बटे dx, पाई का 0 माइनस 2 बटे 1 प्लस x की घात 2, यह आ गया। तो यहाँ पर जो संभावित प्रतिस्थापन थे उनका उपयोग करके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। ठीक है बेटा, आगे देखो। अब चार घातांकी और लघुगण की, अब चर घातांकी और लघुगण की क्या है साहब, तो चर घातांकी है अपने पास में ये a की घात x, e की घात x, ये सब क्या है, चर घातांकी, यानी कि चर के ऊपर अचर के रूप में घात होती है तो उसको कहते हैं चर घातांकी। ठीक है बेटा, लॉग के बारे में आप अच्छे तरह से जानते हो, लघुगणक क्या होता है, ये log x बेस e, ये लघुगणक है। ठीक है, कुछ ऐसे भी कह देते हैं कि log x बेस a, है ना, log x बेस 10, ये सब क्या है, लघुगणक। जब लघुगणक और चर घातांकी, इनके अवकलन के बारे में पढ़ने से पहले अपन समझ लें कि चर घातांकी फलन जो है वो किस प्रकार से काम करता है। तो चर घातांकी फलन के लिए अगर आप ये मान के चलिए कि a की घात x या b की घात x है, तो इस प्रकार का फलन जब b का मान 1 से ज्यादा हो तो अपन कहते हैं ये चर घातांकी फलन है। लेकिन अगर b का मान e है तो ऐसी स्थिति में अपन इसको कहेंगे नेचुरल चर घातांकी। क्या कहेंगे, नेचुरल चर घातांकी। अगर आधार का मान यानी कि b का मान 10 है तो अपन इसको कहेंगे साधारण चर घातांकी फलन। अब इसमें ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने में आप देखिए कि अगर मान लीजिए b की घात x है और b का मान 1 से बड़ा है तो ये ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। और अगर यहाँ पर b की घात x है और b का मान जो है 0 और 1 के बीच में है तो ये ग्राफ इस प्रकार से आएगा। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। चर घातांकी फलन के अंदर कुछ विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है कि चर घातांकी फलन प्रांत, चर घातांकी फलन का जो प्रांत होता है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r होता है, यानी कि उसमें जो x के मान रखे जाएंगे वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से रखे जाएंगे। चर घातांकी फलन का परिसर सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। बिल्कुल सही है कि आप जब भी वास्तविक संख्या मतलब अपन किसी का घात निकालते जाएंगे तो जो आपको मान प्राप्त होगा वो कैसा होगा, धनात्मक मान प्राप्त होगा। यहाँ पर तीसरा है कि बिंदु 0,1 सदैव चर घातांकी फलन पर स्थित होता है। ठीक है साहब। फिर चौथी बात, x के प्रत्येक अत्यधिक बड़े ऋणात्मक मान तथा b का मान अगर 1 से बड़ा है तो इस प्रकार के चर घातांकी फलन का मान 0 के सन्निकट होता है, अर्थात 0 की ओर अग्रसर होता है। ठीक है बेटा, ये याद रखने वाली बात है। एक और देख लो आप, एक और दे रखा है इसकी विशेषता क्या है, चर घातांकी फलन जिसका आधार 1 से अधिक हो वो सदैव एक वर्धमान फलन होता है। वर्धमान फलन का मतलब जिसका मान बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की तरफ बढ़ेंगे वो ग्राफ क्या करता जाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है बेटा। अब लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय फलन में क्या है अपने पास में कि यहाँ पर याद करिए दो प्रकार के लघुगणक होते हैं, एक जिनका आधार ई होता है और एक जिनका आधार 10 होता है। जो आधार ई होता है उसको कहते हैं अपन नेचुरल लघुगणक, और जिनका आधार 10 होता है उसको कहते हैं साधारण लघुगणक। अब बात करते हैं अपन कि
यहाँ पर जो लघुगणक का प्रांत होता है वो हमेशा कैसा होगा, धनात्मक वास्तविक संख्या होगी, और जो मान प्राप्त होगा वो कोई सी भी वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, पढ़ते कैसे हैं, log x आधार b, ये बराबर अगर y के है तो इसका जब एंटी लॉग यानी कि प्रति लघुगणक लेंगे तो b की घात y बराबर x होगा। अगर अपन इसमें ग्राफ खींचने जाते हैं और आधार का मान 1 और 0 के बीच में है तो इसका ग्राफ इस प्रकार से आएगा, और अगर आधार का मान 1 से बड़ा है तो लघुगणक का जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएगा। ठीक है बेटा, कुछ लघुगणक की विशेषताएं भी हैं साहब। विशेषताएं क्या हैं कि लघुगणक का प्रांत हमेशा धनात्मक वास्तविक संख्या होती है। लघुगणक फलन का परिसर जो है वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से दर्शाया जाएगा। लघुगणकीय फलन जिसका आधार 1 से अधिक होता है वह सदैव वर्धमान होता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की ओर चलते जाएंगे आलेख ऐसे ऊपर उठता जाएगा। शून्य के सन्निकट वाले x के log x के मानों को दी हुई वास्तविक संख्याओं से कम किया जा सकता है। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। बिंदु 1,0 सदैव लघुगणकीय फलन पर स्थित होगा। बिल्कुल सही है। यहाँ पर फलन फंक्शन ऑफ x e की घात x तथा फंक्शन ऑफ ये जो है ना ln x, इसका मतलब होता है log x के आलेख रेखा y बराबर x में परस्पर दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। एक दूसरे को दर्पण में देखने पे जैसे दिखाई देता ना वैसे दिखाई देंगे अपने पास में। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। इसकी कुछ विशेष प्रॉपर्टी यानी कि गुणधर्म होते हैं। जैसे log m गुणा n, ये बराबर होता है log m प्लस log n। यहाँ आधार क्या दे रखा है, a दे रखा है ना। यहाँ पर m का मान भी 0 से बड़ा है, n का मान भी 0 से बड़ा है, a का मान भी 0 से बड़ा है, लेकिन a का मान 1 नहीं है। अगर मान लीजिए log x बेस a दे रखा है और अपने को आधार परिवर्तन करना है तो क्या काम करेंगे अपन कि साहब log e बेस a log x बेस e, है ना। आधार परिवर्तन का ये सूत्र लगा दिया अपन ने। यहाँ पर अपने पास में log m बटा n है और आधार a है या कोई भी आधार होता है तो ऐसी स्थिति में क्या लिखते हैं, उनको अलग अलग अंतर के रूप में लिख देते हैं, log m माइनस log n। ऐसे ही log m की घात n है, आधार a है, तो ऐसी स्थिति में घात क्या आ जाता है, आगे आ जाती है। यहाँ पर ऐसा बताते हैं कि e और log एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, देखते ही काट देते हैं। अगर e की घात log x बेस e है, मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पर ऐसे है कि ये और ये log x और ये a, तो अगर ये दोनों सेम है ना, एक जैसे हैं, तो ये काट देंगे और इसका मान क्या बचेगा, सीधे सीधे से x बचेगा। अगर यहाँ पर बात करिए अपन ने कि log x बेस a, तो यहाँ आधार परिवर्तित हो रहा है, यानी कि इसके आधार को e लिखा जा रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या काम करेंगे, जो करना है वो कर दो, उसके बाद में सजा भुगतो। ठीक, फिर उसके बाद में log m बेस n है। अगर मान लो आधार को संख्या से बदलना है तो इस प्रकार से बदल सकते हैं कि देखिए आपने m और n को बदल दिया। ऐसे ही log 10 और आधार 10, यानी कि अगर कहीं पर ये लिखा हो कि साहब log a, ये दोनों आधार और संख्याएं अगर बराबर होती हैं तो ऐसी स्थिति में इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, ये देखो आप, अब log a 1 का मान हमेशा क्या होगा, यानी कि किसी भी आधार के लिए जो 1 का मान है वो हमेशा क्या आएगा, log 1 का मान 0 होगा। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय हैं, ये अपने को याद है। e की घात x का अवकलन क्या होता है, e की घात x, log x का अवकलन क्या होता है, 1 बटा x। बस इतना याद रखना है कि log x का अवकलन 1 बटा x तब होता है जब उसका आधार e होता है। ठीक है बेटा, हाँ भाई। अब जैसे ये है e की घात अंडर रूट cot x, अब अपने से कहा जा रहा है कि ये चरघातांकी फलन है, इसका अवकलन ज्ञात करो। तो यहाँ पर क्या काम करा मैंने, देखो y बराबर ये दे रखा है e की घात अंडर रूट cot x। अब अवकलन करने आया तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आ गया dy बटे dx और बराबर e की घात अंडर रूट cot x। फिर यहाँ पर किसका, अंडर रूट cot x का करा अवकलन, क्योंकि यहाँ पर इसको माना था अपन ने
क्या x dy बटे dx, यह आ गया e की घात अंडर रूट कॉट x, और अंडर रूट कॉट x का हो गया 2 अंडर रूट कॉट x। ठीक है बेटा, अब जिसको मानते हैं उसका अवकलन जलूल जलूल करते हैं। अब यहाँ किसको माना, कॉट x को। अब कॉट x का अवकलन क्या हो जाएगा जरा बताओ, माइनस के कोसेक स्क्वायर x, तो यह आ गया अंडर रूट कॉट x और साहब माइनस कोसेक स्क्वायर x और बटे में 2 अंडर रूट कॉट x, ये आ गया साहब इसका। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। लघुगणकीय अवकलन। लघुगणकीय अवकलन का मतलब यह है कि लघुगणक के जब अवकलन काम में ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, अगर मान लीजिए कहीं आप फंस जाते हैं, जैसे चर की घात चर आ जाता है ना, तो बगैर लॉग की मदद लिए आप उनका अवकलन नहीं कर सकते। तो लघुगणकीय फलनों को उदाहरण से समझाता हूं मैं इस बात को, कि यहाँ पर देखिए आप, ये दो फलन दे रखे हैं अपने को, log x की घात log x, ये है चर की घात चर, ऐसा आ जाए। जैसे आप अंतर समझिए कि कहीं पर लिखा हुआ है अपने पास में कि x की घात n, कहीं लिखा हुआ है n की घात x, कहीं लिखा हुआ है n की घात n, और कहीं लिखा हुआ है x की घात x। ये चार प्रकार से अपन फलन बता सकते हैं। इसका अवकलन अपन निकाल सकते हैं, x की घात n का n, x की घात n माइनस 1, इसका अवकलन निकाल सकते हैं। ये चरघातांकी फलन है, n की घात x log n बेस e, ये n की घात n यानी कि अचर पद है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। यहाँ आते ही दिक्कत आएगी, तो यहाँ आते ही अपने को क्या लॉग की याद आएगी। अब लॉग की याद आएगी तो अपन ये उदाहरण करके बताते हैं। देखिए आप, यहाँ पर दिया है, क्या दिया है बेटा, ये है y बराबर log x और साहब इसकी घात भी log x। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, दोनों पक्षों का लॉग ले लेंगे। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, का लॉग लेने पर, अब दोनों पक्षों का लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, log y, है ना, और साहब यहाँ पर log, और ये आ गया log x और इसकी घात में भी log x, है ना। आधार ई लगाते चलना, मास्टर लगाना भूल जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको जरूर लगाना है। अब ये log m की घात n जो था, घात आगे आ जाती है तो आगे ले लिया साहब, ये आ गया log y और ये हो गया log x, ठीक है, और log x। अब यहाँ पर इसका अवकलन करने गए तो यहाँ आया अपने पास में कि डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, इसका मतलब यह है x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y का डिफरेंशियल होगा 1 बटा y dy बटे dx। यहाँ पर छोड़ो पकड़ो नियम लगाया, पहले को छोड़ा, दूसरे का अवकलन, तो ये होगा log x, फिर log x का अवकलन क्या होगा 1 बटा x, फिर log x को छोड़ा, log x को छोड़ा और अवकलन करा log x का 1 बटा x। ये देखो आप, ये तो कट गए, क्या बचा 1 बटा x, तो ये आ गया dy बटे dx और y का गुणा हो रहा है, और यहाँ पर क्या बच रहा है 1 बटा x और प्लस 1 बटा x log x, है ना। फिर यहाँ से अपन ने क्या काम करा, इस y का मान रख दिया। y का मान क्या है बेटा, ये log x, सीधी सी बात है ना। y का मान रखते ही अपने पास में इसका अवकलन आ गया। बात समझ में आई। जब चर की घात चर आता है तो ऐसी स्थिति में अपने को log का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब बालक ने कहा सर यहाँ तो log था, आपने log ले लिया, इसलिए कोई बात नहीं। अगर ऐसा आ जाए तो sin x की घात sin x आ रहा है, इसको भी देखो आप, यहाँ पर क्या है अपने पास में sin x की घात x, तो सबसे पहले दिया है, अब दिया है, क्या दिया है साहब, y sin x की घात x, sin x सॉरी, है ना, यह आ गया था। यहाँ पर अपन ने क्या काम करा, दोनों पक्षों का लॉग ले लिया। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, है ना, तो यह आ जाएगा log y, और यहाँ आ गया अपने पास में log sin x और घात में sin x है साहब। अब आपको याद है कि सूत्र से ये sin x जो घात वाला है ये आगे आ गया, ये हो गया सब sin x, और बचा log sin x। अब इसका अवकलन कर दो साहब x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर आ जाएगा 1 बटा y और dy बटे dx। अब पहले को छोड़ा और दूसरे का अवकलन, तो 1 बटा sin x,
फिर साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, फिर किसको छोड़ा अपन ने, लॉग साइन एक्स को छोड़ा, और साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ये आ गया। यहाँ से dy बटे dx का मान निकालना है अपने को, है ना। ये dy बटे dx का मान निकालना है तो y का गुणा हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो गया, साइन एक्स से साइन एक्स कर गया कॉस एक्स, और प्लस कॉस एक्स, और ये आ गया लॉग साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर y का मान रख दो, dy बटे dx। y का मान क्या है, साइन एक्स, और इसकी घात में साइन एक्स, और यहाँ पर आ गया अपने पास में cos x प्लस cos x और log sin x। ये हो गया साहब। ठीक है बेटा, ये देखो आप, ये अपने पास में चर की घात चर वाले फलनों के लिए अपन ने जो लघु गणक का इस्तेमाल करा वो सवाल हो गए। और देखिए आप, यहाँ पर आए प्राचलिक फलनों के अवकलन। अब प्राचलिक फलनों के अवकलन, तो यहाँ पर क्या होगा कि x का मान भी अपने को t की टर्म पदों में दे रखा है, y का मान भी अपने को t के पदों में दे रखा है, और अपने से कहा जा रहा है कि साहब dy बटे dx निकालो। मतलब प्राचलिक समीकरण दे रखी है x और y, और दोनों फलन अलग अलग हैं। तो यहाँ पर आपको याद है, इस प्रकार के समीकरण को प्राचलिक समीकरण कहते हैं, और ये जो t है इसको क्या कहेंगे, प्राचल कहेंगे। और अपने से कहा जाएगा कि dy बटे dx निकालो। तो अब वो कैसे निकालेंगे साहब, एक निकाल के देखते हैं। यहाँ पर क्या है अपने पास में, देखो x दे रखा है t के पदों में, y भी t के पदों में, और कह रहे हैं कि dy बटे dx ज्ञात करो। तो देखते हैं साहब क्या क्या दिया है। ये आया अपने पास में, दिया है कि x बराबर a cos की घात 3t, इसको कह दिया समीकरण नंबर 1। एक है y बराबर a साइन की घात 3 और t, इसको कह दिया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, यह आ गया dx बटे dt, और यहाँ आ जाएगा 3a cos स्क्वायर t, फिर cos t का माइनस साइन t। यहाँ पर आ गया dx बटे dt, और ये बन गया माइनस के 3a cos की घात 2t साइन t। इसको नंबर दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से यहाँ पर करो आप t के सापेक्ष अवकलन। t के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा बेटा, इसका अवकलन यह आएगा dy बटे dt, और ये आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर t, और साइन t का क्या हो जाएगा, cos t। इसको नंबर दे दिया अपन ने 3। अपने को निकालना है dy बटे dx। तो यहाँ पर क्या काम करें कि समीकरण 4 में भाग लगाएं किसका, समीकरण 3 का। तो देखो आप, dy बटे dt में भाग लगाया अपन ने dx बटे dt का, तो क्या मिलेगा अपने को कि 3a साइन स्क्वायर t cos t, है ना, और बटे में माइनस 3a cos की घात 2t साइन t। अब काट पीट करी तो यहाँ पर तो आ गया dy बटे dx बराबर माइनस। अब देखो आप, 3 से 3, a से a, स्क्वायर से ये, cos स्क्वायर से ये, तो क्या बचा, साइन t बटे cos t, यानी कि tan t। ये आ गया सब आंसर। कितना आसान सा काम था। ठीक है, ये है प्राचलिक समीकरण जो दे रखी हो उनका अवकलज ज्ञात करना है, यानी कि dy बटे dx निकालना। आगे बढ़ते हैं। एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन निकालना। इसका मतलब यह है कि आपको एक फलन दे रखा है, दूसरा भी फलन दे रखा है, तो अपने को जैसे x के सापेक्ष अवकलन करते हैं ऐसे न करके उस फलन के सापेक्ष अवकलन करना है। इसका तरीका ये रहेगा कि सबसे पहले आप क्या काम करो, दोनों फलन का अलग अलग अवकलन कर लो, फिर जिस फलन का जिसके सापेक्ष अवकलन निकालना है वो लिख लो ऐसे करके। ठीक है, एक उदाहरण से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आप, अपने को यहाँ पर दे रखा है कि साहब ये दो फलन है, साइन की घात 2x का log x की घात 2 के सापेक्ष अवकलन करना है। अगर मैं यहाँ पर ऐसा करूं कि मान लूं, कैसे मानूं देखना जरा, कि मैंने मान लिया कि साहब ये y बराबर है साइन की घात 2x। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लिया, और यहाँ पर इसको माना है z की घात में है log x और इसकी घात 2। ये
अब ये इसको कह दिया मैंने समीकरण 2। अब ये कह रहा है कि इसके सापेक्ष यानी कि अपने को dy बटे dz निकालना है। क्या निकालना है? dy बटे dz। तो यहाँ पर अपन ने क्या काम करा? x के सापेक्ष अवकलन करा। इसका x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा बेटा? dy बटे dx। ये आ जाएगा 2 sin x और sin x का अवकलन cos x। इसको नंबर दे दिया अपन ने 3। यहाँ पर भी देखो आप, यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। अब x के सापेक्ष अवकलन क्या आ जाएगा अपने पास में? dz बटे dx। तो ये आ जाएगा अपने पास में 2 log x और log x का अवकलन 1 बटा x। तो ये आ गया dz बटे dx बराबर 2 बटे x और log x। इसको नंबर दे दिया 4। अब अपने को निकालना है dy बटे dz। तो अपन क्या काम करेंगे कि समीकरण 3 में भाग लगा देंगे किसका? समीकरण 4 का। तो अपने पास में आएगा dy बटे dx और dz बटे dx। ये आ गया। अब बराबर आ जाएगा कैसे? dy बटे dx। तो ये आ गया 2 sin x और cos x। ठीक है, और बटे में 2 log x और जो बटे का x है वो पलटी मार के ऊपर आ गया तो यहाँ लिख दिया साहब। अब क्या हुआ अपने पास में? dy बटे dz। ये आ गया x और ये सूत्र है किसका? sin 2x का, है ना। और बटे में ये आ गया 2 log x बेस। ये हो गया साहब। तो ये है एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। ठीक बेटा, आगे बात करते हैं अनंत श्रेणी का अवकलन। अनंत श्रेणी का अवकलन मतलब यह है कि इस प्रकार का फलन दे रखा हो जिसमें श्रेणी अनंत तक चलती जा रही है। जैसे मान लीजिए कोई फलन दे रखा है अपने पास में, ये x की घात x की घात x की घात x की घात ऐसे करके कहाँ तक? अनंत तक। तो इस प्रकार के अवकलन को अपन किस प्रकार से हल करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर क्या है, आपको ये याद रखना है कि अनंत की श्रेणी में से अगर आप एक पद निकाल लोगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब अपन इसको हटा दें तो यहाँ पर ये जो बाकी का बच रहा है ये y के बराबर ही है। इसका इस्तेमाल करते हुए अपन अनंत श्रेणी के जो फलन होंगे उनका अवकलन करते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर देखिए एक फलन दे रखा है जिसमें अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ऐसा कहाँ तक जाता जा रहा है? ये अनंत तक जाता जा रहा है। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो अपन को क्या है दिया है, यहाँ पर दिया है y बराबर, ये आ गया अंडर रूट साइन एक्स और प्लस अंडर रूट साइन एक्स और फिर प्लस अंडर रूट साइन एक्स, है ना, और फिर प्लस डेट डेट एस, अनंत तक जा रहा है। अब क्या काम करा मैंने? इसको छुपा दिया। इसको छुपाया तो जो बच रहा है वो भी तो y है। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो मान है ये बराबर है ऐसे साइन एक्स और प्लस वाई के। अब मैंने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। तो यहाँ पर देखिए आप, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा साहब? ये आ जाएगा y की घात 2, y की घात 2 और बराबर साइन एक्स और प्लस वाई। ये आ गया। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा? ये आ गया 2y और dy बटे dx। यहाँ पर साइन x का cos x और y का dy बटे dx। अब अपने को dy बटे dx निकालना है। तो ये आ गया dy बटे dx 2y माइनस 1 बराबर cos x। तो यहाँ से अगर अपन dy बटे dx की बात करें तो ये आ जाएगा cos x और बटे में 2y माइनस 1। ये आ गया साहब। ठीक है, सीधी सी बात है। तो ये अनंत श्रेणी वाले जो फलन होंगे उनका अवकलन अपन इस प्रकार से करेंगे। आगे देखते हैं साहब द्वितीय कोटि का अवकलन। अब ये क्या चीज है साहब? द्वितीय कोटि का अवकलन। तो आपको याद है कि कोई भी फलन है वो दे रखा है y बराबर फंक्शन ऑफ x, ये दे रखा है ना। इस प्रकार से फलन को देते हैं। अगर एक बार अवकलन करते हैं तो इस फलन को कहते हैं एक कोटि का अवकलन। अगर 2 बार अवकलन करोगे तो 2 कोटि का अवकलन।
3 बार करोगे तो 3 कोटि का अवकलन। अगर मैं यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करूं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ आएगा dy बटे dx या f डैश x। इसको मैं यहाँ पर क्या है y1 भी कह सकता हूँ, ऐसे करके y1, या फिर y डैश भी कह सकता हूँ। इन सब का मतलब यह है कि फलन का एक बार अवकलन किया जा रहा है और इसको एक कोटि का अवकलन कहेंगे। अगर मैं पुनः x के सापेक्ष अवकलन करूं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो मेरे को दिखाई देगा कि भैया ये है ऐसे, देखो आप a d, और ये मैं अवकलन कर रहा हूं इसका ऐसे, जिसको मैं पढ़ूंगा d2y dx स्क्वायर। क्या पढ़ूंगा? d2y dx स्क्वायर। इसको f के ऊपर ये डबल डैश लगाकर भी बता सकते हैं, इसको y2 भी कह सकते हैं, और इसको y के ऊपर भी डबल डैश लगाकर कह सकते हैं। इस प्रकार के जितने भी रूप दिखाई देंगे इन सबको द्वितीय कोटि का अवकलज कहेंगे। ये क्या कहलाएगा? द्वितीय कोटि का अवकलज। यानी कि अगर एक फलन का 2 बार अवकलन किया जाता है तो इस प्रकार के फलन जो अवकलज प्राप्त होता है उसको कहते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज। ठीक है बेटा। अब इसमें क्या है कि द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, इसमें अलग अलग 3 टाइप के प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न यह है कि आपको एक फलन दे दिया और कहा कि साहब इसका द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करो, सीधा सिंपल सा, जैसे ये है। अब यहाँ पर अपने को क्या है, ये फलन दे दिया और कहा कि द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करो। तो देखो आप यहाँ पर सबसे पहले दिया है, क्या दिया है कि y बराबर है साइन लॉग x, या क्या साइन लॉग x। अब इसमें अपने को अवकलन याद करना है तो x के सापेक्ष अवकलन करने क्या आएगा बेटा? y बराबर ये आ गया dy बटे dx और साहब cos log x, और log x का अवकलन 1 बटा x। इस x को इधर ले आया मैं तो ये आ गया x dy बटे dx और बराबर ये आ गया अपने पास में cos log x। ठीक है। फिर इसको नंबर दे रखा है अपने 1, इसको नंबर दे दो 2। फिर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखो आप पहले को छोड़ा और इसका अवकलन तो ये आ गया d2y dx स्क्वायर, फिर प्लस dy बटे dx को छोड़ा और इसका अवकलन आ गया x का 1। यहाँ पर क्या है? cos x का माइनस साइन और log x का अवकलन 1 बटा x। ठीक है बेटा। इस x को इधर लाए तो ये आ गया x की घात 2 d2y dx की घात 2 और प्लस यहाँ पर x dy बटे dx। और अगर इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है? y है तो ये आ गया माइनस y। अब अपने को मान निकालना है d2y dx स्क्वायर। ये देखो आप, ये रहा सारा का सारा मान। तो यहाँ पर अपने पास में ये इक्वेशन क्या आ जाएगी? x की घात 2 d2y dx की घात 2 प्लस x dy बटे dx और प्लस y बराबर 0। ये आ गया साहब अपने पास में द्वितीय कोटि का अवकलन। ठीक है बेटा। आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए आपको प्राचलिक समीकरण दे रखी है, ठीक है, और अपने से कहा जाए कि इस प्राचलिक समीकरण की मदद लेते हुए इसमें कोई ना कोई शर्त देगा, इसका द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करो, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो, एक उदाहरण से समझते हैं। ये अपने पास में 2 प्राचलिक समीकरण दे रखी हैं और कहा जा रहा है कि इसका द्वितीय कोटि के अवकलज का मान ज्ञात करो जबकि थीटा बराबर कितना हो? पाई बटा 2। अब यहीं पर अपन थीटा बराबर पाई बटा 2 नहीं रखेंगे, लास्ट में रखेंगे, अंत में जब बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाएंगे। देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले है दिया है, क्या दिया है बेटा कि x बराबर ये है a थीटा प्लस साइन थीटा, है ना। ये है समीकरण नंबर 1। एक है y बराबर a
1 माइनस कॉस थीटा। यह है समीकरण नंबर 2। यहाँ पर थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, dx बटे डी थीटा। ये हो जाएगा a और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गई समीकरण नंबर 3। यहाँ पर भी थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन क्या होगा बेटा, ये थीटा के सापेक्ष अवकलन ये आ जाएगा dy बटे डी थीटा। और यहाँ पर आएगा अपने पास में a 1 का ये माइनस ये आ गया साइन थीटा। ये हो गई समीकरण नंबर 4। अब अपने को dy बटे dx निकालना है, तो समीकरण 4 में भाग लगा दिया अपन ने समीकरण किसका, 3 का। तो यहाँ आ गया dy बटे dx और बराबर ये हो जाएगा a साइन थीटा और बटे में ये आ गया a 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसको सरल करें, a से a कट गया, यहाँ पर आ गया dy बटे dx बराबर, इसको देखो ध्यान से, तो ये आ गया अपने पास में 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2। यहाँ पर कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 1। ये देखो आप 1 से 1 कटा, 2 से 2 कटा, कॉस से ये कट गया, तो क्या बचा अपने पास में dy बटे dx का मान आ गया अपने पास में dy बटे dx बराबर आ गया tan थीटा बटे 2। अब अपने को क्या काम करना है कि इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि अपने को मान निकालना है d2y dx स्क्वायर का, है ना। अब थीटा के सापेक्ष नहीं करेंगे, सापेक्ष अवकलन करने पर क्या दिखाई देगा बेटा, ये आ जाएगा d2y dx स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा tan थीटा बाई 2 का sec स्क्वायर थीटा बटे 2 और थीटा बटे 2 का 1 बटे 2। फिर डी थीटा का भी तो आएगा बेटा डी थीटा बटे dx। अब यहाँ पर जो मान निकालना है वो देखो आप 1 बटा 2, ये है sec स्क्वायर थीटा बटे 2। अब डी थीटा बटे dx का मान कहाँ से निकालोगे आप, देखो आप समीकरण 1 से, और वो क्या है, ये तो dx बटे डी थीटा है, यहाँ पर इसका उल्टा कर दो तो ये आएगा 1 बटे और a और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब थीटा की जगह आप कितना रखना है, 90 डिग्री। तो जब थीटा का मान 90 डिग्री रखोगे तो देखो आप d2y और dx स्क्वायर, यहाँ पर थीटा का मान रखा अपन ने पाई बटा 2, तो ये आ गया 1 बटा 2 और sec स्क्वायर थीटा बटे 2 है, पाई बटे 2 यानी कि पाई बटे 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखें अपन 1 बटा a और 1 प्लस कॉस पाई बटा 2। अब कॉस पाई बटा 2 का मान कितना होता है, 0, तो ये आ गया अपने पास 1 बटा 2, ये है अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 और 1 बटा a 1 प्लस 0। अब सरल करें साहब, 2 से ये 2 कट गया, आंसर आ गया 1 बटा a। ये हो गया प्राचलिक समीकरण का किसी शर्त के हिसाब से अगर द्वितीय अवकलज ज्ञात करना है तो अपन इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए। अब परिणाम समीकरण को सत्यापित करने के लिए अपन द्वितीय कोटि के जो सवाल हैं उसको कैसे हल करेंगे, मतलब अपने को ये दे रखा है कि ये समीकरण है और इससे ये सिद्ध कीजिए, ऐसे वाले सवालों को कैसे सरल करते हैं तो वो भी देख लीजिए बेटा। ये है अपने पास में, ये दे रखा है कि एक समीकरण दे रखी है और कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये बराबर 0 पे होता है। तो अपन क्या काम करते हैं, जो दिया है उसको देखो आप, दिया है क्या, दिया है बेटा कि y बराबर log x, है ना, x प्लस अंडर रूट के अंदर x की घात 2 प्लस 1, ये आ गया। अब अपने को यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा साहब, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटे dx बराबर 1 बटा x प्लस अंडर रूट के अंदर x की घात 2 प्लस 1। ठीक है,
फिर इसका अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 और ये आ गया 1/2 अंडर रूट x की घात 2 प्लस 1। फिर इसका करेंगे तो ये आ गया 2x। ठीक है बेटा, 2 से ये 2 कट गया। अब इसको और सरल करा तो dy/dx बराबर यहाँ आ गया 1/x प्लस अंडर रूट x की घात 2 प्लस 1। ये 2 से 2 करने के बाद में यहाँ आया अंडर रूट x की घात 2 प्लस 1 प्लस x और बटे में अंडर रूट x की घात 2 प्लस 1। ये हो गया, इससे ये भी कट गया। तो यहाँ पर dy/dx ये अपने को मिला 1/अंडर रूट x की घात 2 प्लस 1। इसको अपन ने दे रखा है समीकरण नंबर 1, इसको कह दो आप समीकरण नंबर 2। अब क्या काम करें कि पुनः अब यहाँ पे देखिए आप इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए आप ये जो बटा है ना इसको इधर ले आओ। तो यहाँ पर आ गया ये अपने पास में अंडर रूट के अंदर x की घात 2 प्लस 1 और dy/dx, ठीक है, और बराबर ये आ गया। अब पुनः अवकलन करो साहब, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा साहब? पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको छोड़ा, अंडर रूट x की घात 2 प्लस 1 को छोड़ा, यह आ गया d2y/dx। फिर प्लस अब dy/dx को छोड़ा और अवकलन करा किसका? इसका, तो यह आएगा 1/2 अंडर रूट x की घात 2 प्लस 1 और फिर इसका 2x और 1 का अवकलन 0। अब 2 से ये 2 कट गया। देखो आप इसको इधर लाओ, एलसीएम लो, तो ये आ जाएगा x की घात 2 प्लस 1 और d2y/dx की घात 2, फिर प्लस x और dy/dx और बराबर 0। ये आ गया साहब हैंस प्रूफ इति सिद्धम। मतलब द्वितीय कोटि के उस प्रकार के सवाल जिसमें अपने को परिणाम दे रखा है और उसको हल करके अपने को सिद्ध करना है। ठीक है बेटा।